Hi, very warm welcome. In this video, in this lecture, we will discuss about practice questions of NEET Explorer. जो MTG की नीट एक्सप्लोरर है उसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में वो होते हैं, और दूसरे होते हैं मॉडल टेस्ट पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप अपनी कोचिंग से या फिर आप खुद भी कर लेते हैं बहुत सारी बुक्स ले करके, या लास्ट ईयर के पेपर्स आप देख लेते हैं। लेकिन जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है मैंने बहुत बार देखा है कि वो स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट वो क्वेश्चंस एक बार आपके आँखों के सामने से जाएं, आँखों के सामने से गुजरे, ताकि आपका माइंड पहले से ही रेडी हो जाए उस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो। और अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल NCERT के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसके आगे जो भी वीडियोज़ आएगी इसमें हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएगा इस सीरीज़ के अंदर हम उन सबको मिला के हम कंप्लीट क्वेश्चंस मॉडल टेस्ट पेपर्स के कवर कर लेंगे। 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स उसमें होते हैं। सो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें ये पार्ट्स में करना पड़ेगा, बट हम कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये वाली बुक जो होती है इसको हम कवर करेंगे। सो आप खुश हो जाओ कि आपको ये पहले तो बहुत सारे लोग लेते ही नहीं हैं, और फिर लेनी भी नहीं पड़ेगी अभी, और इसके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मान लो आपने कुछ किसी और बुक से भी किया हुआ है, ठीक है, और आप अब इसके भी क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, है ना। तो एटलीस्ट आपके सामने से वो गुजरे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्विकली मॉडल टेस्ट पेपर के बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और जो भी सब्सिक्वेंट आगे वीडियो आएगी उसमें और भी सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको हम बस स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये आपके सामने। उसमें जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स 91 होगा, क्वेश्चन नंबर 91। क्योंकि पहले फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के सेक्शन के बाद ही तो बायोलॉजी आता है, पहले फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का होता है, फिर क्वेश्चन 91 से बायो का सेक्शन शुरू होता है, जूलॉजी और बॉटनी 180 तक जाता है जो कि ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन कवर्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सी डेफिनेशन के अंदर कौन से किस टर्म की डेफिनेशन में सबसे ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो आपको याद होगा, बहुत बेसिक चीज़ है ये, बहुत बेसिक सी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हम सब ने किसी ने 9th क्लास से ही याद होगा, अगर पढ़ा है तो याद होगा, और 11th में तो हमने पढ़ा ही है क्या, कि जो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़। ठीक है, ये जो हमारे पास कैटेगरीज आती है टेक्सोनॉमी वाली, तो इसमें जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम आते हैं तो ऑर्गेनिज्म कम होते जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स है बढ़ते जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जितने आप कॉमन चीज़ें देखोगे उतने ही कम होते जाएंगे। तो कौन कौन सी हम पे कैटेगरी थी, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, ये एक ही कैटेगरी होती है, मतलब एक ही लेवल पे आती है फाइलम और डिवीज़न। फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए और डिवीज़न यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। सो किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़, ये 7 हम पे कैटेगरीज थी मेनली। ठीक है, एक यहाँ पे इनके अलावा भी कुछ सब कैटेगरीज और कुछ डोमेन होता है एक, ठीक है, लेकिन उसको हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, हमें इन्हीं टर्म पे जाना है जो क्वेश्चन में दिए हैं। सो आप यहाँ पे, अगर आपको अभी तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, वहाँ पे तो आपको बहुत क्विक करना है, बायो तो आपको बहुत ज़्यादा ही क्विक करनी होगी। ठीक है, क्योंकि बायो में आप अच्छे भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, या यहाँ पे डिवीज़न हो सकता है जब प्लांट की बात हो रही हो, फाइलम, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़। 7 हो गए हमारे पास लेवल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इसमें जब हम नीचे की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर तो इंक्रीज़ होते जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कम होते जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, क्लास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, जीनस, अब इससे कंपेयर करिए, क्लास और जीनस में नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म किस में ज़्यादा होंगे, ऑफ कोर्स क्लास में ज़्यादा होंगे। फिर और देखिए फैमिली कहाँ आ रहा है,
फैमिली जीनस से ऊपर आ रहा है, ठीक है। और फाइलम कहाँ आ रहा है? फाइलम सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब कि इन चारों में सबसे जो ऊपर है फाइलम आ रहा है। अगर यहाँ पे किंगडम होता तो हम किंगडम को लेते, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर फाइलम आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया डी। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कम होते जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि इनमें सबसे ऊपर इस अरेंजमेंट में फाइलम आ रहा है। अगर यहाँ पे किंगडम होता एक ऑप्शन, तो उसको हम किंगडम को हम वहाँ पे टेक करते, ठीक है। तो आई होप ये इजी सा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और ये कंसेप्ट भी आपका रिवाइज हो गया होगा। इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 क्विकली, बहुत इजी। टेक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ। टेक्सॉन आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। और टेक्सॉन की डेफिनेशन आपको याद है कि नहीं? लेट्स चेक। इसको एक बार आप सोचिए। टेक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ। टेक्सॉन का मतलब क्या होता है? टेक्सॉन एक लेवल होता है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो होती है, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, जो मैंने अभी आपको बताई 7 कैटेगरीज़, उसमें किसी भी कैटेगरीज़ को हम टेक्सॉन कह सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को टेक्सॉन कह सकते हैं। तो टेक्सॉन एक लेवल हो गया, ठीक है, जिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करते हैं। वो लेवल कोई भी हो सकता है, किंगडम हो सकता है, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑर्डर, टेक्सोनॉमी, स्पीसीज़ और जीनस में से इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे ये लिख करके जल्दी से बताइए, फिर मैं उसको वहाँ पे करेक्ट करूँगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं कि करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको, बट जल्दी से आप उसको लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा उसको। क्वेश्चन 3, एंगलर एंड प्रेंटल पब्लिश्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द मोनोग्राफ। ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इसमें से कुछ नाम आपको पढ़े हुए लग रहे होंगे, हिस्टोरिया प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। देखिए, एंगलर जो साहब थे, एडोल्फ एंगलर उनका पूरा नाम था। उन्होंने पहले अपने काम को पब्लिश किया था, अपने बुक को पब्लिश किया था एज अ गाइड टू द बोटेनिकल गार्डन। उसके बाद में उन्होंने इस वर्क को एक्सपेंड किया प्रेंटल के साथ मिल के, ठीक है। प्रेंटल के साथ मिल के उन्होंने इसको और एक्सपेंड किया। तो वो जो उन्होंने एक्सपेंड किया था, जिसको पब्लिश कराया था, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम ये था जो आपको अजीब सा देखने में लग रहा है, डाई नेचरलिकन पी फ्लेंजेन फैमिलियन। इसका मतलब होता है गाइड टू द, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जेनेरा ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी जीनस आते हैं सबकी आइडेंटिफिकेशन की गाइड, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जेनेरा ऑफ प्लांट किंगडम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जेनेरा ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत सारे जीनस की अगर बात करूँगा तो जेनेरा आता है वर्ड प्लूरल में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। और बाकी ये आपने पढ़ी होगी डार्विन साहब की बुक और लिनियस साहब की बुक, ठीक है। सो इसका आंसर था ए, डाई नेचरलिकन पी फ्लेंजेन फैमिलियन। इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। तो बोला है ग्राम जो पॉजिटिव है इनमें से कौन सा उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे हुए हैं। सबसे पहला है कि सेल वॉल इज़ स्मूथ, हाँ सही है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। मीजोसोम आर डिस्टिंक्टिवली प्रोमिनेंट। देखिए, प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि हम उसको देख करके अंतर बता सकते हैं कि नहीं। मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 चीज़ों को मैंने मिला दिया, अब इनको आप देख के अंतर बता सकते हैं क्या कि कौन सा राइट पार्ट है कौन सा लेफ़्ट, बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये प्रोमिनेंट हो गया।
तो मीज़ोसोम भी डिस्टिंक्टिवली प्रोमिनेंट होता है, हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। बेसल बॉडी और फ्लैजेलम जो होता है, सिंगुलर के लिए फ्लैजेलम, वैसे फ्लैजेला कंटेन्स 2 रिंग, ये भी सही बात है, ठीक है। डी वाला आउटर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट, ये गलत बात है, आउटर मेम्ब्रेन कोई होती ही नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है, ठीक है। सो दिस वन इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आउटर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following would you place the plants having vascular tissue lacking seed? बोला इनमें से कौन सी प्लांट की कैटेगरी में वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू तो है लेकिन उसमें सीड्स ना हो। तो हमने पढ़ा है कि जो टेरिडोफाइट है, एल्गा है और ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता क्या है? क्रिप्टोगेम्स आर द प्लांट्स दे हैव वेस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड्स, उनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज़ तो होते हैं लेकिन सीड्स नहीं होते हैं। अब सीड्स नहीं होते तो बात आती है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो वो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। तो क्या कहा मैंने? टेरिडोफाइट, एल्गा और ब्रायोफाइट यहाँ पर जो है ये होते हैं क्रिप्टोगेम्स। जिम्नोस्पर्म में सीड प्रोड्यूस होता है, तो ये होते हैं हमारे पास क्रिप्टोगेम्स। अब इनमें से भी जो एल्गा है और ब्रायोफाइट है वो होते हैं लोअर क्रिप्टोगेम्स। जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट इट इज़ हायर क्रिप्टोगेम, मतलब कि इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं एज अ वेस्कुलर टिश्यू और दोनों हाईली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। तो कहने का मतलब है दीज आर लोअर क्रिप्टोगेम्स, दिस इज़ हायर क्रिप्टोगेम्स। इसके पास अपना वेस्कुलर टिश्यू होता है, हाईली डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, बट उसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लांट्स होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के ज़रिए, नो सीड्स, ठीक है, नो सीड्स। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? स्पोर्स के ज़रिए, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया कौन सा? टेरिडोफाइट, क्रिप्टोगेम। और करेक्ट होगा कहना हायर क्रिप्टोगेम एंड दीज आर लोअर क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम्स मीन सीडलेस प्लांट, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, नेक्स्ट वाला, वो कुछ नहीं है, बेसिकली वो लाइफ साइकिल पहचानने के ऊपर है। कौन सा हैप्लॉन्टिक है, कौन सा डिप्लॉन्टिक है, कौन सा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। तो इसको मैं प्रीफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसको खोल करके अच्छे से देखें। बस उसमें इतना देख ले कौन सा वाला हैप्लॉन्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कौन सा डिप्लॉन्टिक है और कौन सा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगर एग्ज़ाम में आपसे डिफरेंस पूछ ले तो आप बता सके। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सबको, और मेरे पे इतना टाइम है नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत टाइम निकाल के ये वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। सो उसको आप वहाँ से देख ले। हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट है क्विकली, वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीलेंट्रेट इज़ द अकरेंस ऑफ। सीलेंट्रेट जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीलेंट्रेट बोलते ही माइंड में आ जाना चाहिए निमेटोसिस्ट। ये क्या होते हैं? ये ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करते हैं, ये फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं, ये एनकोरेज में हेल्प करते हैं, यानी कि एज अ हुक ये काम करते हैं, ठीक है। सो निमेटोसिस स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं सीलेंट्रेट्स में, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हेल्प्स इन ऑफेंस एंड डिफेंस, एनकोरेज, प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सब इसका काम होता है। जब भी आप सीलेंट्रेट पढ़े हमेशा माइंड में याद रखें। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे मैं एप्पल बोलता हूँ तो माइंड में आपके एप्पल की इमेज बन जाती है, वैसे ही मैं सीलेंट्रेट अगर बोलूँ तो निमेटोसिस्ट, आपको माइंड में ये वर्ड ध्यान आना चाहिए, ठीक है, निमेटोसिस्ट। नेक्स्ट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वर्टेब्रेट ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन इज़। इसमें से वर्टेब्रेट या फिर जिनको हम क्रेनिएटा भी कहते हैं, हैविंग क्रेनियम, मैंने हिंट तो ऑलरेडी दे ही दिया, अब आप कर ही लोगे।
इसमें से वर्टेब्रेट की कौन सी एक ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिसका कोई भी एग्जेप्शन नहीं है, वो सारे वर्टेब्रेट पे अलाउ फॉलो होती है, ठीक है, अप्लाई होती है। द डिवीज़न ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, देयर बॉडी कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन, they possess the possession of two pairs of functional appendages, the presence of well developed skull। कौन सी होती है इसमें से? आपको पता होगा कि प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, ठीक है, एनक्लोजिंग अ ब्रेन विथ सम सेंस ऑर्गन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टेब्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन, D is the correct answer. The presence of well developed skull enclosing a brain with some sense organs, ठीक है, this is the characteristic of कौन सा, किसका, वर्टेब्रेट का, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसको आप जल्द से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इंजरी नेज़ल सेप्टम गेट्स डैमेज। जब नेज़ल सेप्टम, ये जो नॉस्ट्रिल्स को सेपरेट करता है, उसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं। सेप्टम मतलब कोई भी पार्टीशन, डिवीज़न। नेज़ल सेप्टम गेट्स डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज़ प्रीफर्ड। कौन सा कार्टिलेज उसकी रिकवरी के लिए प्रीफर किया जाता है, ठीक है। और इससे आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी कि एक और क्वेश्चन होता है कॉमनली कि कौन सा कार्टिलेज ह्यूमंस के अंदर मोस्ट एबंडेंट होता है। इसका आंसर है हाइलाइन कार्टिलेज, इस क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए कि जो मैंने क्वेश्चन किया, विच कार्टिलेज इज़ मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, क्या हाइलाइन कार्टिलेज ही है और या फिर कोई और है? जो भी आंसर आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। इसका आंसर है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इज़ प्रीफर्ड ड्यूरिंग द इंजरी ऑफ एन नेज़ल सेप्टम। Next, an important question. Ommatidia serve the purpose of photoreception in। फोटोरिसेप्शन का पर्पस ओमाटीडिया किस में सर्व करता है, ठीक है, किसके अंदर करता है? फ्रॉग में, ह्यूमन में, सनफ्लावर में या कॉकरोच में? तो ये हमने कॉकरोच के अंदर पढ़ा था। कॉकरोच के पास पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती है, 2 आइज़ होती है, कंपाउंड आई जिसको हम बोलते हैं। हर एक कंपाउंड आई के अंदर, हर एक के अंदर, दोनों को मिला के नहीं, ईच कंपाउंड आई बोल रहा हूँ, हर एक के अंदर 2000 विजुअल यूनिट्स होती है जिसको हम ओमाटीडिया बोलते हैं। और जो विज़न प्रोड्यूस होता है इनसे, उसको हम बोलते हैं मोज़ेक विज़न। कौन सा बोलते हैं? मोज़ेक विज़न, ठीक है। हर एक के अंदर 2000 विजुअल यूनिट्स होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? ओमाटीडिया, ठीक है। सो इसका आंसर है कॉकरोच और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 10 मतलब कि मॉडल टेस्ट पेपर में ये कैसे अरेंज होंगे, क्वेश्चन 91 टू क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन 91 से शुरू होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पे भी टाइम की शॉर्टेज है। भले ही मेरे पे शॉर्टेज है, लेकिन मैं चाहूँ तो मर्ज करके, एडिट करके सारी वीडियोज़ को एक साथ करके 100 क्वेश्चन की सीरीज़ बना सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, ऐसी ऑलरेडी बहुत सारी है, आपको देखने से मिल जाएगी। लेकिन आपको पता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो टाइम लगता है। जैसे धीरे धीरे अभी मैंने किया तो उसमें टाइम लगता है, उसके बीच में आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, इधर उधर जाना। जब ये मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप बिल्कुल भी मत उठो। आप पानी के लिए भी अपने आप को डिस्टर्ब मत करो यार। 15-16 मिनट, 10-12 मिनट में 10 क्वेश्चन करते हैं हम, उसके लिए आप क्या उठोगे, ठीक है। क्या पानी वानी, चाय वाय उसमें चाहिए आपको। एक बार बैठ गए तो कंप्लीट करो, उसके बाद ही पानी भी पियो। और 3 घंटे से पहले तो उठो ही मत। अगर एक वीडियो कंप्लीट हो रही है उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस की देखो, और आगे मैं अपलोड करते जाऊंगा, वो वाली देखते रहना। लेकिन प्लीज़ एक वीडियो हम शॉर्ट रखते हैं, उस एक वीडियो के बीच में तो आप ना उठे। आपने 5-6 देख लिया, फिर आप कुछ चाय पानी के लिए उठ सकते हैं, फिर आके बैठ जाओ। और ऐसे 3 घंटे करो। 3 घंटे बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, 45 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी आप करोगे क्या, कोई कुछ और उठा लो पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए उठा लो। टाइम ये ऐसा है कि अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है।
ठीक है। अभी ये सब बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि बैलेंस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ें साल भर के लिए होती है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वो प्लान्ड होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करके उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक साथ नहीं आता है, आराम से आना चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे करना है हमें कब तक, एग्ज़ाम तक, और चुपचाप जाके एग्ज़ाम दे आना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, कोई होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमने सोचा है कुछ करना, कमिटमेंट हमने की है, हमने ड्रॉप लिया है या फिर हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उस कमिटमेंट को पूरा करना है, हमें एंड तक अपना बेस्ट देना है। उसके बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, और इसको आप नोट कर लेंगे।